बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए, जो मौजूदा बहरान है उससे निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नेशनल डायलॉग की बात की, ग्रैंड डायलॉग की बात की, लेकिन पीटीआई के लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। और वो ये समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त चूँकि इन्होंने 45 दिन के अंदर तबाह कर दिया है, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, तो अब ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे किस बुनियाद के ऊपर डायलॉग किया जाए, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि साबिक हुकूमत में बनी गाला जो था वो करप्शन का हेडक्वार्टर था। क्या वाकई बनी गाला के ज़रिए से करप्शन की जा रही थी? जो कल एक मुबैना तौर पर ऑडियो आई, गो कि उसकी तरदीद कर दी गई है, लेकिन उस ऑडियो को बुनियाद बनाकर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर माजी की हुकूमत जो है वो करप्शन करती रही है। मैं इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करूँगा। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब का, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुनव्वर अंजुम साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने, आप साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा सर, और जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के इस वक्त इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर हम बदहाली का शिकार हो चुके हैं। आपकी हुकूमत ने इक़दामात उठाए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसले ना करने की वजह से मसाइल दर मसाइल और फिर मसाइल का पाकिस्तान शिकार होता चला गया। लेकिन अब उन्होंने अगर ग्रैंड डायलॉग की बात की है तो आप लोग उसको मुस्तरद क्यों कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मामला असल में ये नहीं है जो यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहे हैं जी। ये ग्रैंड डायलॉग जो है, इनको जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब आपके फॉरेन रिजर्व तारीख की हाईएस्ट सतह पर थे, जब आपकी एक्सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पर थी, जब आपकी इंडस्ट्री बूम पर थी, सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंटरनेशनल जो आपके इदारे हैं वो पॉजिटिव सारे दे रहे थे। आज तब तो मूडीज ने भी उसको नेगेटिव वो शो कर दिया है आपकी इकोनॉमी को जी। तो उस वक्त इनको ग्रैंड डायलॉग क्यों नहीं नजर आए? इनका ग्रैंड डायलॉग सिर्फ करप्शन से शुरू होता है और करप्शन पर खत्म होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए जो फॉरेन जो आपकी इंटरफेरेंस है उसको रास्ता मिल गया ये करप्ट लोगों का, उसके जरिए ये इन हुए हैं। इन्होंने अब तक जो काम किए हैं वो आप 3-4 मेन गिन लें। ठीक। तो एक को नैब के कानून की तब्दीली, और साथ ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी जिसको हम कहते थे जी कि ये फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, वो ठीक हो जाएगा। और जो 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 इनके अफसरान थे, तफ्तीशी अफसरान, उनकी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का जो हक देना है उसके अंदर इन्होंने कानून में तरमीम की है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनको खतरा था कि यहाँ से हमें कोई चीजें मिलने वाली नहीं है, उन्होंने आते ही उनको पहले कला कमा किया। ठीक। और अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए सिर्फ 1 महीने 1.5 में इन्होंने मुल्क की तबाही और बर्बादी के रास्ते खोल दिए हैं। अब ये किस चीज की ग्रैंड डायलॉग पे जाते हैं? 3-4 गैर मुल्की दौरे किए हैं और लौ लश्कर के साथ किए हैं, और उसका आउटपुट क्या निकला है? और अभी IMF के सामने ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है, ये तो सो गए उसके सामने, उससे पाकिस्तानी लोगों का सर कोई जो डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब आपसे इत्तफाक करता हूं कि आपकी एक चलती हुकूमत थी और उस चलती हुकूमत के खिलाफ जाहिर है जब अदम एतमाद आती है, जो कि एक आईनी रास्ता है, उस आईनी रास्ते के जरिए से आपकी हुकूमत को निकाल दिया गया। गो आपका नैरेटिव कुछ और है, आप इसको इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हैं, लेकिन सर मुल्क के वसी तर मुफाद के अंदर ये बात नहीं की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेहत के शोबे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन तमाम शोबाजात को बेहतर करने के लिए तो डायलॉग ही ज़रूरी है ना सर। स्टेक होल्डर्स का एतमाद के साथ आगे बढ़ना, एक पेज पर होना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सर? इन मामलात को सियासत से बालातर नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको मोटी बात है एक कि इस मुल्क को इस लेवल पर लाया कौन था? ये 30-40 साल से जो काबिज लोग थे जिन्होंने करप्शन कर के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो कौन सा ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं? इनको अगर ग्रैंड डायलॉग करना है ना, इनको अपने अमली जो कदम है वो उठाए। अपनी जितनी प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, चाहे लंदन में है, फ्रांस में है, दुबई में है, जहाँ जहाँ है, ये बेचकर सारे इस मुल्क में वापस आए
हम इनके साथ ग्रैंड आलाप करने के लिए तैयार हैं। ये ठीक हो गया। नहीं हो सकता कि यहाँ से लूट कर ये प्रॉपर्टी और अपने बच्चे और इनकी नेशनैलिटी वो सारी बाहर हो, और ये हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ग्रैंड डायलॉग करें। सर ये आपका possible मौका नहीं आ है। गया, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं मुनव्वर अंजुम साहब के पास जाना चाहूँगा। मुनव्वर अंजुम साहब, एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, आपके पास मैंडेट नहीं है, क्यों आपसे मुज़ाकरात किए जाएं? आप तो मुसल्लत शुदा हैं इस कौम के ऊपर, और मुसल्लत शुदा लोग और फिर मुस्तरद शुदा लोगों के साथ डायलॉग जो है वो पीटीआई को समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। तो मलिक साहब जी हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, और पीपल्स पार्टी में हमारे साथ रहे हैं। अच्छा। और हमारी पीपल्स पार्टी की टिकट पे एमपी भी इलेक्ट हुए हुए हैं। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बहर इनका अपना मौक़िफ़ है। मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है, उन्होंने कोई तकरीबन जो वादे किए थे जी अवाम के साथ, उनमें से 3.5 साल वो रहे हुकूमत। ठीक। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक। आप एक एंकर हैं जी। तो आपने हम पे सीधा सीधा कह दे कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। नहीं, बात सिंपल ये है कि ये इनका सवाल है, ये कहते हैं कि आप एक मुसल्लत शुदा है। मुसल्लतशुदा तो सिलेक्टेड तो आपको पता कौन था। हम तो आए हैं आईनी तरीके से, और हमने हमेशा आईनी तरीके से ही इक़्तिदार में आए हैं। हमने कभी भी ऐसी छलांग नहीं मारी जिससे जो है वो कोई आइन अपना कोई जमहूरियत डिटेल हो। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। रही बात जो आपने ये कहा कि जी अपना हमारे अख्तर भाई ने ये कहा कि जी करप्शन तो आपके, मैं समझता हूँ कि करप्शन तो आपके ज़्यादा हुई है। 3.5 साल में जो आपने बंदे बिठाए चीनी माफिया, और अभी जो वीडियो आई है वो भी आपके सामने है। इससे पहले भी वीडियो के अलावा जो अपना एक ऑर्डर लेने के लिए आपको पता है वो तरदीद हो जो भी हो, एक वो अपना पेशावर का जो है वो एक अपना जो उन्होंने वहाँ से ली है परमिशन, उस परमिशन के लिए 3 कैरेट में 5 कैरेट का जो है वो हीरा चाहिए। सर देखें, गुजारिश है, इस वक्त आप हुकूमत में हैं, इस वक्त आप हुकूमत में हैं। सुने मुनव्वर साहब, सुने ना, आप इनके खिलाफ मुकदमा नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर दें 1 महीने के अंदर, आपके पास जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन इस वक्त आप हुकूमत में हैं, अगर किसी ने चीनी स्कैंडल था, आटा स्कैंडल था, कुछ भी मामला थे, या ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो कॉल का मसला आ रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब शायद कहीं कोई लेन देन का मामला हुआ है, कोई हीरे की अंगूठी दी गई है, ये तमाम बातें आप इन्वेस्टिगेट करें, लोगों को गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें, ब्लेम गेम से बाहर निकले। बात ये 3.5 साल तो उनके पास भी थे। ये कह रहे थे मैं IMF के ऊपर मुंह पे मारूंगा पैसा में उनका। ये हम IMF के इनके वादे किए हुए हमारे ऊपर मुसल्लत हुए ना। IMF का वादा, अच्छा, इसका मतलब है ठीक हो गया। का वादा किसने किया? हम तो मुल्क बचाने आए थे। आप यकीन जाने, अगर मैं सलूट पेश करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को, जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना जो है ना वो इस हुकूमत को पीटीआई को जानता कि किया और आईनी तरीके से इक़्तिदार लिया, वरना ये मुल्क इनके दौर में 30 अप्रैल को ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था। मैं समझता हूँ कि वो 30 अप्रैल को डिफॉल्ट हो जाना था। मैं मियां सैफ रहमान साहब के पास जाऊंगा। मियां साहब, आप समझते हैं जब पीटीआई के लोग हुकूमत में थे तो वो ब्लेम गेम करते थे, जी माजी की हुकूमत का गंद हम साफ कर रहे हैं। अब ये आए हैं तो ये कहते हैं 3.5 साल का गंद हम साफ कर रहे हैं। मैं एक कॉमन सेंस की बात है कि एक्चुअल में हुकूमत जो है वो कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान के साथ काम खराब किया? क्या 30 अप्रैल तक हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे? क्या मईशत का जनाजा निकल चुका था? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को क्रेडिट देना बनता है कि एक जमहूरी अमल लेकर आए और पीटीआई की हुकूमत को बाहर कर दिया, या महज सियासत हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासत भी हमारे यहाँ बहुत हुई है और ओवर सियासत हुई है। ब्लेम गेम तो मेरा ख्याल है हमारा एक वतीरा बन चुका है। ये एक पुरानी सियासी रवश है, मुआशरती रवश भी बन गई अब तो। ये बड़ा अफसोस है क्योंकि ब्लेम गेम, मुझे आम तौर पे जो मैं एक बात करता रहा वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें मुआशरदान जो हैं वो शायद एग्री ना करें। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, सनतकार हुआ, आपके बड़े बड़े ज़िम्मेदार हुए, इनको हम कहते हैं जी मुआशी, आपकी सनतें जो हैं ये मुआशी इंजन है। मैं कहता हूँ अवाम मुआशी इंजन है। अवाम को उस, यानी कि आपका स्किल्ड लेबर, आपकी अनस्किल्ड लेबर, जब उनको हुकूमत वक्त एक माहौल देगी, उनको रोज़गार देगी, तो फिर जाके वो उस मुआशी इंजन का पहिया चलाएंगे और मईशत जो है ना स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन दुनिया की मईशतों को हम जिक्र कर देते हैं।
अमेरिका की मीशत के आसमानों से कुछ उतरा है? उन्होंने मेहनत की और जहानत के साथ अपनी तरजीह, चीन हमारे साथ एग्जाम्पल है चीन सर। हमारे साथ है, उन्होंने फिर तसलसल भी कायम किया कामों का। लेकिन हमारी ब्लेम गेम में मैं अक्सर इमरान खान के बारे में ये तनकीद करता रहा हूँ कि उन्होंने एक्शन मोड में नहीं कौम को डाला, उन्होंने गुफ्तगू के मोड में डाल दिया। और गुफ्तगू की भी वो कि मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हो। ये तो एक किताब बड़ी अच्छी लिखी गई थी बाहर का, कि हैरिस नाम का एक राइटर था, वो नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात पे उसने किताब लिखी थी। उस किताब का उन्वान था आई एम ओके यू आर ओके। उसने कहा जी परफेक्ट 4 कैटेगरीज हैं इंसानों की आपस में लेन देन की, बोलचाल की या बातचीत की। उसमें सबसे बुरी कैटेगरी है कि जब बंदा कहता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। जब वो समझता है कि मैं अकेला पारसा हूँ, मैं अकेला अच्छा हूँ, मैं अकेला आला औरफा हूँ, बाकी सारा मुआशरा या जितने भी लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं कि खान साहब इस वक्त इस पोजीशन पे हैं, अमर बिल मारूफ वाला जो नैरेटिव वो लेकर आए थे वो आजकल नहीं है। वैसे आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये मॉडल कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। मैशत तो उस वक्त चलेगी। ब्लेम गेम तो माजी के अंदर तो ब्लेम गेम जो हुई है तो हुई है। नहीं गुजारिश है सर, गुजारिश है। देखिए बड़ी अच्छी बात की, मैं एक बात ऐड करूंगा, मसाक के मैशियत होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल। ये अगर नहीं करेंगे ना तो इमरान खान अपना नुकसान करेगा। यार उनकी पार्टी जो है, एक बात सर मैं कर लूं, उनकी पार्टी अगर वो कहते हैं हमारी पार्टी है, वो कहते हैं हमारा बैंक वोट बैंक भी है, अगर वो कहते हैं कि जी हम अवाम में ज्यादा पॉपुलर हूँ, वो कहता है कि जी मैं बेहतर मुल्क चला सकता हूँ, तो लेट्स कम द इलेक्शन आ रहे हैं 1.5 साल बाद। अगर इनके पास कुछ ना हुआ, अगर ये इलेक्शन, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब से पूछूंगा कि अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत है और ये अमेरिका की मुसल्लत करदा है डॉक्टर साहब, तो फिर अमेरिका अब तक पाकिस्तान की मदद के लिए क्यों नहीं आया? हमें $1 बिलियन के लिए IMF के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, हमें क्यों सस्ता तेल नहीं मिल पा रहा, क्यों अभी तक हमें अमेरिका ने उस तरह से मदद नहीं की? अगर आपका नैरेटिव दुरुस्त है तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सर अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत है तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ा? आपका अगर नैरेटिव ये दुरुस्त है तो फिर अमेरिका को अब तक तो बहुत ज्यादा मदद कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान की, अब बाइडेन की कॉल भी आ जानी चाहिए थी। जी मैं अर्ज करता हूँ, मेरी 2 मासूमाना सवाल है इनसे जी, जो मेरे मुनव्वर अंजम साहब और हम इकट्ठे पीपल्स पार्टी में रहे हैं और हमें अंदाजा है कि क्या क्या गवर्नमेंट भी होता रहा और सारा कुछ हो रहा है। 2 मेरे मासूमाना सवाल हैं। ये सारे कहते थे कि ये जी जाली असम्बली है, जाली असम्बली है। अब जब ये खुद वजीर बन गए, वजीर आला बन गए, वजीर आजम बन गया, ये असम्बली हलाल हो गई है। मौलाना साहब भी कहते थे वे जाली असम्बली है, जो जाली मैंडेट है। ये पूरा 3 साल यही रोना धोना इनका रहा है। 2 साल हमारे कोरोना में जाए हुए, हमें 1.5 साल परफॉर्म करने की मिला था। जो हमारे इंडिकेटर थे आपके इकोनॉमिकल, वो मैं आपको पहले बता दूं। और एक और मेरा मासूमाना सवाल है कि अब वो जाली असम्बलियां अब कैसे हलाल हो गई हैं इनके लिए, सबके लिए। अब दौरे भी हो रहे हैं सारे, हमारे वजीर खारजा 25 मई के गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, आगे हैं सर, 3-4 दौरे ये करके आए हुए हैं। अच्छा एक और चीज, ये पहले मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हम इनको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, हमने मियाँ को माफ कर दिया, और नून वाले कहते थे कि हम इनका पेट फाड़ेंगे। MKM वाले पीपल्स पार्टी वालों को गालियां देते थे, मौलाना साहब इन दोनों को गालियां देते थे, और जो हमारे अली वजीर और वो दूसरे हैं जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, बाकी लोगों के खिलाफ थे, PTM वाले। तो कौन सी ऐसी चीज आ गई है, PTM है, तो कौन सी ऐसी चीज आ गई कि जो एक ही जगह पर? सर उन्होंने इसका जवाब दे दिया है, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, वो मुनव्वर अंजुम साहब इसका जवाब दे चुके हैं कि पाकिस्तान 30 अप्रैल को डिफॉल्ट करने जा रहा था। उन्होंने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के अंदर आपकी हुकूमत को निकाला और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। अच्छा, जब 22 अरब डॉलर थे हमारे रिजर्व, तब डिफॉल्ट पे जा रहा था, और 9 अरब डॉलर पे अब ये स्टेबल हो गया मुल्क 1.5 महीने में। और बाकी जो चीजें हैं वो आपकी जो स्टॉक मार्केट है, ये सारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाए आपको नजर आ जाएंगी। अब इनकी कौन सी ऐसी वजह थी, ये सारे जो एक ही घाट पर पानी पीना शुरू हो गए, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। जो आप बता रहे हैं कि जो अमेरिका की मुसल्लहशुदा
ये मेरे बड़े भोले भाई हैं, इनके अपने केसेस की इनको फिक्र थी, अमेरिका ने इनको यूज किया है, ये पाकिस्तान के एजेंडे के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की जो बका है उसके ये खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है, और ये हमारे दोस्त उनके हाथ को यूज हो चुके हैं। इन्होंने इनकी कोई नहीं इमदाद करनी भाईजान, ये अपना मुल्क डिस्टेबल करके ये बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, जो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इन्होंने जुर्म किया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करके आज जो लोगों के ये हमारे अलीपुर में कल एक बंदे ने अपने 3 बच्चों को पहले कत्ल किया है, फिर बीवी को कत्ल किया है, फिर खुद अपने आप को गोली वो फांसी लटक गया है। ये इकोनॉमिकल हालात हैं, इन लोगों को क्या पता है जो जहाजों में रहते हैं। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि जब अदम एतमाद, हमें पता है हम फील्ड में रहते हैं भाईजान, अगर मेरी बात मुकम्मल हो जी प्लीज, हमें पता है हम रोजाना फील्ड में रहते हैं कि लोग किस मुसीबत और अजाब में हैं। ये खाना जंगी की तरफ इस मुल्क को लेकर गए, चलते हुए निजाम को इन्होंने डिस्टेबल किया और किसी के कहने पे किया है, और ये जो चीजें हैं ये ऐसा बेनकाब होंगी, और ये जो कौमी मुजरिम बनेंगे सारे, जिसने भी किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी से मुझे ताल्लुक है। मुझे मेरा जो कंसर्न है वो अपने मुल्क से है भाई। अगर ये हमारा मुल्क है तो हमारे बच्चों के लिए, रहने के लिए, हमारे लिए, हम इस मुल्क के, हमें जितनी फिक्र है शायद इनको, जिनके लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके दुबई में बड़े बड़े प्लाजे हैं, जिनके फ्रांस में मोहल्ला थे, उनको इस चीज की फिक्र नहीं है भाईजान। आपने और हमने रहना है इस मुल्क में, अगर ये इस तरह इस मुल्क के साथ ये करते रहे। सर जो 3.5 साल आपकी हुकूमत ने किया, उसका भी तो कोई सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई आपके का हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ये 30 साल जो पुराना इन्होंने किया और जो 1.5 महीने में इन्होंने मुल्क के साथ जो जुल्म कर दिया है, नाइंसाफी कर दी है, उनका हिसाब रखें। ठीक, हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, जहां मर्जी ये बुलाए हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन करप्ट और जो मुफाद प्रस्ताव, इससे बड़ी जुल्म क्या होगा कि जिस घर का सरबराह चोर और डाकू, उसके साथ कौन कारोबार करता है? 36 वज़रा में से 26 जो है वो जमानतों पर है, वजीर आला जमानत पर है, तो वजीर आजम जमानत पर है, गवर्नर पे 14,400 कनाल का एक फ्रॉड का केस चल रहा है पंजाब पे, एक सिंध वाला गवर्नर है जो सीधा जेल से गवर्नर हाउस तक पहुंचा दिया गया। ये क्या मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं? तो सर कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब आपका बड़ा तफसीली आपने अपनी गुफ्तगू की, आखिर में सिर्फ ये भी बताएं मुझे इस गुफ्तगू की आखिर में कि कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है इस सारे मामले का? सर किसने इन सबको इकट्ठा कर दिया? ये मैं समझता हूँ कि ये मैं पाकिस्तानी कौम अब भोली नहीं है। आप समझेंगे कि किसी को पता नहीं है, एक एक बंदे को पता है कि कौन कौन कहाँ से मूव होती है, कौन कौन चलता है। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ पे यहीं पे है। सर, मैं तो सर आपका मौकफ आ गया मेरे एक आधा सेकंड दे। मैं तो यहाँ पे ओपनली कहता हूँ कि हमें तो अपने बाप दादा की कब्रों से भी प्यार है। हम तो जिंदा, तो इंसान जिंदा होते हैं, हमें तो कब्रें छोड़ते हुए भी बड़ा हमें खौफ आता है कि हम बाप दादा की कब्रें कैसे। सर ठीक हो गया, आपका मौकफ आ गया। मैं मुनव्वर अंजुम साहब के पास जा रहा हूँ, आपका मौकफ लेके मेरे साथ ही रहिएगा। मुनव्वर अंजुम साहब, मुल्क के साथ जो आपने किया है, खिलवाड़ किया है सर, 210 रुपए लीटर पेट्रोल। आज खबर चल रही थी कि रोड्स के ऊपर रश कम है, लोग गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहे, काम के ऊपर जाते हुए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं। आपने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। इस 1.5 माह के अंदर जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ किया है, इसका खुमियाजा आपको इलेक्शंस के अंदर भुगतना पड़ेगा। सर देखिए, बात सुने कि कड़वा घूंट पीना पड़ता है, कभी कभी कहते हैं बंदा बीमार हो तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है। ठीक, हम लोग समझते हैं कि इस वक्त कड़वी दवाई जो हमने दी है, अवाम ने ली है, या हम अपना वो इनकी दी हुई थी। अच्छा, इन्होंने जो है IMF से वादे किए हुए थे और पेट्रोल इन्होंने बढ़ाना था, इन्होंने आर्टिफिशियल उसको रोका हुआ था। अच्छा उसका नुकसान क्या हो रहा था? क्योंकि ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। दुनिया में एक जो है ना मैसेज आना था कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही, लिहाजा जो है ये अपना यहाँ पे हाल होना था श्रीलंका जैसा। हम लोगों ने आगे बचाया। अब ये कि आपने देखा कि आप इन्होंने अभी कहा कि जी बिलावल साहब गए, वज़ीर खारजा वापस है, वैसे वो परसों के आ चुके हुए, उन्होंने कामयाबी क्या दी है? पहली कामयाबी उन्होंने ये ली है कि उन्होंने इंडिया के साथ IMF से जिस रेट पे इन्होंने कर्जा लिया था, हमने चाइना से 2.3 बिलियन 1.5% पे लिया है, जो कि इनसे कई गुना कम। उसके बाद जो हमारी टर्म्स हैं
बहुत सॉफ्ट। इन्होंने तो टर्म्स ऐसी मुआहदा किया, इन्होंने आर्टिफिशियल इकोनॉमी रखी, इन्होंने उस डॉलर को देखो, इनकी हुकूमत में जब ये हुकूमत में है तो 111 रुपए का डॉलर था, और ये जब गए हैं तो इनका 189 पे डॉलर था। सो बात ये है कि ये तो सर अब 200 क्रॉस कर गया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ कि क्या जो इन्होंने 50,000 जो है 50 लाख जो घर दे दिए, क्या इन्होंने एक लाख अपने 1 करोड़ नौकरियां दे दी? क्या इन्होंने कमिटमेंट की थी पूरी कर ली? क्या इन्होंने कहते हैं टेन्योर पूरा करने देते हम कर देते। कह रहे ना टेन्योर पूरा 3.5 साल थोड़े होते हैं। उन्होंने क्या वो जो कह रहे थे बड़ा हुआ पैसा मैं ले आऊंगा, वो किधर गया? 6 आईजी बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, बंदे इन्होंने बदल दिए, करप्शन का बाजार इन्होंने बड़ी गाला में खोला हुआ था। अब ये वसूल बनना चाहते हैं। बात ये है, मैं यहाँ पे आपको जज्बाती बात नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसी बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई भी इस बात को आगे तक पहुंचाए। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर ये सिंसियर है, जो पार्लियामेंट में चेंजेस आई है, पार्लियामेंट में ये उनके खिलाफ अदम-ए-इत्तेमाद ले, कई मुल्कों में 2-3 दफा अदम-ए-इत्तेमाद आती है, वो आपका सर उनकी पार्टी अभी तक इंटैक्ट है, इसके बावजूद कि आप तमाम पार्टियां इकट्ठी हैं, उनके सवाए 20-25 लोगों के तमाम पार्टी अभी तक मुत्तहिद है और वो इस नैरेटिव को बाय करती है। नैरेटिव तो क्यों नहीं किया? इमरान खान वहां से भाग क्यों गया? जाके सीधा पेशावर की बैठ गया? बात सिंपल ये है, मैं सिर्फ अब जज्बाती बात नहीं करते, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस मुल्क के सर्वाइवल के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तमाम जमातों को अब जो है उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होना चाहिए, आगे की तरफ चले। पीटीआई स्टेक होल्डर है मेन, उनको कौन राजी करेगा? वो मानते नहीं है आपकी बात, उन्होंने मुस्तरद कर दी है। वो कहते हैं इलेक्शन करवा दें, आप करवा दें इलेक्शन। किस चीज की जल्दी है? इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन का टाइम 10। आप लोगों ने 1.5 माह जाया नहीं किया इस बात पे कि हम क्यों पीटीआई का गंद जो है खुद साफ करें। बात ये है कि इलेक्शन होगा टाइम पे, उसकी तैयारी करके आगे की तरफ बढ़े, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले। मियां सैफ साहब के पास जाना है, लेकिन मुझे एक ब्रेक का लिंक देना है। ब्रेक से वापस आता हूँ जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मियां सैफ रहमान साहब से यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मियां सैफुर रहमान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं सर। इमरान खान साहब मुख्तलिफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। पहले उन्होंने अमर बिल मारूफ की बात की, फिर उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत की बात की, फिर गुलामी नामंजूर की बात की, फिर अपनी जान को ख़तरा है इसकी बात की। ये मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं जो अब तक चल रहे हैं। इन 2 माह की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि इस तमाम बिगाड़ की जिम्मेदार ये हुकूमत है या 3.5 साल की गुज़िश्ता हुकूमत है? हमारे यहाँ तो ये हो गया कि नैरेटिव से हम खेल रहे हैं। तो यकीन करें, बाद का देहातों में, कस्बों में आम लोगों को जब मिलते हैं वो कहते हैं यार ये अब बयानिया भी कोई बीमारी है कोरोना जैसी कोई, कि हर वक्त बयानिया जी फलां का बयानिया ये है, फलां का बयानिया है। लेकिन सर जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आम आदमी के हालात इस कदर गंभीर हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो खुदकुशियों पे मजबूर किया गया वो किसने किया? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ नहीं, देखें ये मतलब एक सियासी तौर पर इनका गंद मौजूदा हुकूमत के गले पड़ कह गया सकता। देखें किसी भी या इन्होंने मुल्क को चलते मुल्क को तबाह कर। हाँ, कसौटी सिर्फ आप टाइम की कसौटी पे नहीं बात कर सकते कि जिनको 1.5 माह हुआ या 2 माह हुआ। आप इस कसौटी पे बात कर सकते हैं कि इन्होंने किस सिमत में मईशत को ले जाने की कोशिश की। यानी इस हुकूमत ने आते ही, चूँकि ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तो आई, इसमें तो कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग है कि जी ठीक है। आज देखें तहरीक एतमाद बोरिस जॉनसन के खिलाफ भी लंदन में पार्लियामेंट में, वहाँ यूके में, हाँ जी। तो ये एक वाकई आइनी एक तरीका है। या तो आइन में इस चीज़ का खात्मा कर दिया जाए कि कभी तहरीक एतमाद आएगी नहीं, 4 साल या 5 साल जो मैंडेट है हुकूमत उसमें करेगी पूरा। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सर मैं सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर अब आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर इतनी ज़बरदस्त लोड शेडिंग है कि 8 से 12 घंटे और 12 से 14 घंटे की भी किसी इलाके के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। सवाल यह है कि आपने इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की थी, आपने मेंटेनेंस नहीं की थी, वरना 1.5 माह के अंदर तो सर कोई ऐसी खराबी नहीं आती ना कि 12 और 14 घंटे की लोड शेडिंग पे पहुंच जाए। मैं कहता हूँ कि ये जो अभी मस्जिद की जो कड़ियां बने हुए हैं, शरीर बने हुए हैं, इन्होंने फ्लोर कास्टिंग क्यों रखी थी? इनकी बनाई हुई थी, खुद इन्होंने उसको वायलेट किया। जो एक मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि हमने 100 मेगावाट का लिया में सोलर का एक पावर प्लांट लगवाया है। मैंने अभी ये कमर्शियल ऑपरेशन उसका शुरू हो गया है। ठीक।
आज जब मैंने इसका एग्रीमेंट करवाया था उस वक्त डॉलर था $2.25 का जी। और हमने बिजली का जो टैरिफ दिलवाया था वो 3.7 सेंट पे दिलवाया है। इन्होंने जो 15 में किया था इस शहबाज स्पीड ने 14.1 सेंट पे किया था, डॉलर उस वक्त 90 रुपए का था। अब इनकी जो फुर्तियां हैं, जो स्पीडें हैं, वो देखें कि किस तरह मुल्क को लूटने की स्पीड इनकी कितनी है। बाकी इनकी जो प्रोजेक्ट जितने भी आप एक प्रोजेक्ट चाहे सहीवाल कोल वाला उठा लें, आप ये जो भिकी वाले हमारे RLNG वाले उठा लें, एक एक प्रोजेक्ट में दास्ताने हैं। एक अहम नुक्ता जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करनी है, मैं सैफुर रहमान साहब, भारत के अंदर गुस्ताखाना अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, नबी मुकर्रम पब्लिकली किए गए, टीवी टॉक शो के अंदर किए गए, एक तो उसकी हम इसको कंडम करते हैं और मैं मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स बल्कि तमाम आलम इस्लाम का आलम इस्लाम इसको कंडम करेगा। इस तरह के जो रविश है, ये बीजेपी की जो रविश है, और फिर गो के ये इतलात मिली है कि उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसको जो पब्लिकली माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप मुख्तसर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो है आग बुझाने का टाइम है। आलमी अमन खतरे में है ना। देखिए कि आपका एक अकीदा है, मैं आपके अकीदे को मजरूर करता हूँ, दावा मैं करता हूँ कि मैं बड़ी महजब कौम हूँ, तो ये तो कहते हैं नहीं हम दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से हैं। तो यहाँ पे तहजीब, वैसे देखें उनकी तहजीब के अंदर एक और बात देखें ना, उनके तो अंदर अपने जो कास्ट सिस्टम है उसमें कशत्रियाज हैं, शूदर्स हैं, अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, दलित हैं, और यकीन करें कि दलित वाला जो अछूत हैं उनके हाथ किसी चीज़ को लग जाए तो वो समझते हैं हम मलीज हो गए हैं, पलीत हो गए हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसमें नाज़रीन कोई दो राय नहीं है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली हम तमाम मुसलमानों के लिए वो मुक़द्दस हस्ती हैं, और उनके मुतल्लिक उनकी शान के अंदर अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो एक मुसलमान का ये जज्बा है कि वो उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसके लिए उसको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो जान भी कुर्बान कर देगा। और जो एक मुसलमान होने के नाते नारा लगाया जाता है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहूँगा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ के अंदर आपको कतन ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप किसी मुसलमान के, बल्कि किसी भी मजहबी अकीदे या किसी भी बिलोंगिंग की जिसके जज्बात जुड़े हुए हैं, आप उनके जज्बात को मजरू करें। मैं एक बार फिर यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से, सच टीवी की स्क्रीन से, इस सारे मामले में इंडिया के इस सारे की बीजेपी के इस रहनुमा के बयान को पर्टिकुलरली मैं कंडेम करता हूँ, और मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर उसकी माफ़ी मांगी जाए और पब्लिकली माफ़ी मांगी जाए। और OIC के प्लेटफॉर्म से मैं मुतालबा रखता हूँ उनके सामने कि वो फौरी तौर पर इसका एक्शन लें, और एक्शन लेते हुए दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो इस वक्त हम आवाज़ हैं, यक ज़ुबान हैं कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर किसी सूरत गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अपनी ज़ुबानों को लगाम देने की ज़रूरत है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमें जब तक हमारी जान के अंदर एक खून का आखिरी कतरा भी बाकी है तो हम उसके लिए हम अपना उसको कुर्बान करना जो है वो फ़ख्र समझते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।